5 6 आ जाऊं? आ जाओ। पहला टीम बंटी। दूसरा टीम बापू। कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कूक कूक कर गीत सुनाती, कभी नहीं मैंने गवाती। ये पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, आओ खेले पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा। मम्मी मम्मी भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, किसी को बताना नहीं। ये पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, आओ खेले पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, आओ खेले पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा। अक्कड़ मक्कड़ दही चक्का लम्हा नासा पन में काटा लूरू लूरू पानी जावे सावच है करेला। चल फेंकी गंगा जाबो गंगा लेको दावी। पक्का पक्का आमा खाबो आम के डाला टूट गए, बालों सिंदूरी रूठ गए। ये लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे तुम्हारा दौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, आओ खेले पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, पोषम्मा भाई पोषम्मा, आओ खेले पोषम्मा। मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 ही दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और 2 साल का काम 3 साल में करते। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालकर एक पायदार मकान बनाना चाहते हैं। मैं छोटा था और वो मुझसे बड़े, इस नाते मेरी तंबी और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार उनको था, और मेरी शालीनता इसमें थी कि उनके हुक्म को अपना कानून समझूं। वैसे भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते, और कभी कॉपी पे तो कभी किताब के हाशियों पे कुत्ते बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीरें उकेरा करते। कभी कभी तो ऐसे शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, और कभी कभी एक ही शब्द को 20-30 बार लिख डालते। 20-30 बार। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पे ये इबारतें देखी। स्पेशल भाई भाई, भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। और उसके बाद अमीना। 1 घंटे
उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने खूब चेष्टा की कि उस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा। मेरा जी पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता था। और कहीं 4 दोस्त मिल गए तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पे चढ़कर उससे नीचे कूदते। फाटक पर सवार हो मोटर कार का आनंद लेते। कमरे में आते ही भाई साहब का ये रौद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण ही निकल जाते। पहला सवाल होता, कहां थे? यही सवाल इसी ध्वनि में, और इसका कोई जवाब मैं नहीं दे पाता। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जाने क्यों नहीं कह पाता कि भाई साहब जरा देर के लिए खेलने गया था, और भाई साहब के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं कि स्नेह और रोष से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करें। किताब इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, हर्फ नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, बोलना तो दूर रहा। अब मैं कहता हूं, तुम कितने खूंखा हो, मुझे नहीं देखते? मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते होगे। और अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। रोज मेले तमाशे होते हैं, मैं कभी नहीं जाता। रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, दिन भर अपनी किताबों में लगा रहता हूं। उसके बाद भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में समय गंवाकर दर्जे में पास हो जाओगे? मुझे तो केवल 2 या 3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह समय गंवाना है तो बेहतर है गांव चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद करते हो?
लताड़ सुन के मैं आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति पार चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मैं हिम्मत हार जाता था। लेकिन इतनी मेहनत करने की क्षमता मैं अपने भीतर कभी नहीं पाता था। निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख होना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत के नाम से भी मुझे चक्कर आता था। घंटे दो घंटे में निराशा के बादल छट जाते और मैं निश्चय करता कि अब से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा और झटपट ही टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से कोई स्कीम तैयार किए भला कोई काम कैसे किया जा सकता है? हाँ, टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातः काल उठना और सुबह नाश्ता करके 6 बजे पढ़ने बैठना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 विज्ञान, 9 से 9:30 इतिहास और उसके बाद भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधे घंटे आराम और उसके बाद 4 से 5 अंग्रेजी के कंपोजिशन, 5 से 6 अंग्रेजी के ग्रामर और 6 से 6:30 हॉस्टल के नीचे टहलना। 7 से 8 हिंदी, 8 से 9 विविध विषय और उसके पश्चात विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद और कबड्डी की वो कबड्डी, वो दाव पेच और वॉलीबॉल की वो तेजी और स्फूर्ति। ये सब अनायास रूप से मुझे अपनी ओर खींचे ले जाता, जहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ किताबें किसी की सुध ना रहती। मैं सारे काम भाई साहब से नजरें बचाकर करता, कमरे में इस तरह दबे पांव कदम रखता कि भाई साहब की नजरें मुझ पे ना पड़ती। क्योंकि उनकी नजरें मुझ पे पड़ी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार लटकती हुई मालूम होती थी, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। इतनी डांट फटकार के बाद भी मैं खेल कूद का तिरस्कार कभी नहीं कर पाता था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ।
अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 2 दर्जों का अंतर रहा। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं। क्यों भाई साहब, कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? ये देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि इनके जले पे नमक छिड़कना मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, खुद पे थोड़ा अभिमान हुआ और मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा। अगर भाई साहब ने अब मेरी फजीयत की तो साफ कर दूं कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया भाई साहब। जुबान से ये सारी हेकड़ी जताने का साहस नहीं होने पर भी मेरे हाव भाव से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पे नहीं था। देखता हूं दर्जे में पास हो गए हो, अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें घमंड हो गया है। लेकिन घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा भाई साहब, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सी प्रेरणा ली, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। पहले अंग्रेजों का विस्तार बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि संसार के अनेकों राष्ट्र थे जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, बिल्कुल स्वाधीन थे। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े महीप उसे कर देते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अहंकार ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा था। इंसान जो चाहे कुकर्म करे, अहंकार ना करे। अहंकार किया, दीन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, क्यों? उससे तुमने क्या सीख ली? शैतान को भी ये अहंकार हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। क्या हुआ आखिर? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अभी तो तुमने केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो बढ़ चुके हो तुम आगे। ये समझ लो अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। और बटेर भी केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभार गुल्ली डंडे के खेल में एक आध अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी तो नहीं होता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका एक भी निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जबर जबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी बादशाहों के नाम याद रखना आसान काम नहीं है। 8 तो हेनरी हुए हैं भाई साहब। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, ये याद कर लेना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सारे नंबर कट। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। अच्छा, इन अभागों को नाम नहीं पूछते? एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते 10 लाख नाम यूं बता देता।
हाँ, ज्योमेट्री तो खुदा की बना। आ बा जा की जगह आ जा बा लिखा, सारे नंबर कट। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और क्यों व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून बहाते हो। भाई, भात दाल रोटी खाई या दाल रोटी भात खाई, उसमें क्या रखा है। पर नहीं, परीक्षकों को इससे क्या परवाह। वो तो चाहते हैं कि छात्र अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। हाँ, ये इस रेखा पर लंब गिरा दो तो बताओ, लंब आधार का दोगुना पूछिए प्रयोजन। अरे दुगुना नहीं, चौगुना ही रहे या आधा ही रहे, मेरी बला से। पर परीक्षा में पास होना है तो ये सारी खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और रोना रोइए समय की पाबंदी के नाम का। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे जीवन में संयम आता है, कारोबार में उन्नति होती है, दूसरे का स्नेह हम पर बढ़ता है। पर इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं इंसान को जो कुछ कहना हो चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। एक बालक भी इतनी सी बात समझता है। मैं तो इसे समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग कहता हूं कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं। मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अच्छा, अभी तो दर्जे में अव्वल आ गए हैं। पाँव जमीन पर नहीं पड़ते होंगे क्यों? फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, दुनिया का तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है मुझे। मेरी बात को गिरे बांधिए, नहीं तो पीछे पछताइएगा। नहीं, ईश्वर जाने यह उद्देश्य माला कब समाप्त होती। आज तो भोजन में मुझे निस्वाद प्रतीत हो रहा था। अरे, पास हो जाने पे इतना तिरस्कार, फेल होने पे तो मानो प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे के पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया, उसने मुझे भयभीत कर दिया। अरे, स्कूल छोड़ के घर नहीं भागे, यही ताजुब की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार के बाद भी किताबों के प्रति मेरी अरुचि ज्यों की त्यों। खेल कूद का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता। पढ़ता भी था पर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। खुद पे जो विश्वास पैदा हुआ था वो कहीं लुप्त हो गया। और जीवन चोरों सा कटने लगा।
भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रहा। मैंने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, मालूम नहीं मैं कैसे पास हो गया, और तो और दर्जे में अव्वल भी आया। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया, रात 12 बजे तक उधर, सुबह 4 बजे से इधर, मुद्रा कांति ही रहा। मगर जब नतीजा आया बेचारे फेल हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें देखकर मुझे भी रोना आया और मुझे अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, पर विधि की बात कौन टाल सकता है। अब मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, अगर भाई साहब किसी तरीके से 1 साल और फेल हो जाए तो फिर मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वो किस आधार पे मेरी फजीहत करेंगे। भाई साहब थोड़े नर्क पड़ गए। मुझे डांटने का अवसर मिलने पर भी बड़ी ही नरमी से काम लिया। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि मुझे डांटने का अधिकार उनको नहीं था, और अगर था भी तो बहुत कम। तो मेरी स्वच्छंदता हुई और मैं भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक शुरू हुआ। कन्ने देना, मांझे बांधना और पतंग टूर्नामेंट की सारी तैयारियां बड़ी गोपनीय रूप से सुलझाई जाती। मैं भाई साहब को इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहता था, उनके प्रति मेरे दिल में इज्जत कम हो गई है। एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से दूर एक कनकव्वा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की और मन उस आकाशगामी पथिक जो मंद गति से लहराता हुआ अपने पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा विरक्त मन से किसी नए संस्कार को ग्रहण करने जा रही हो, और पीछे पीछे पालकों की पूरी सेना हाथों में पांच और लगेदार झाड़ियां लिए उस पतन का स्वागत करने दौड़ी चली जा रही थी। सभी की आंखें आसमान की ओर, सभी मानो उस पतंग के साथ उड़ रहे थे। किसी को ना अपने आगे की खबर थी ना पीछे की। यहाँ सब कुछ समतल था, ना ड्राम थी, ना कारें, ना मोटर गाड़ियां। कौवे के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ दौड़ते शर्म नहीं आती। इसका भी लिहाज नहीं है, नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। कितने 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार
इतने मिडिलचियों को मैं खुद जानता हूँ। अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान, उनकी माथाती में काम करते हैं, और तुम उसी दर्जे में आकर एक ठेले के कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो इंसान के आत्मगौरव की हत्या कर डाले। भाई साहब समझते होंगे कि मैं बड़े भाई से केवल एक दर्जा नीचे हूं, तो उन्हें कुछ कहने और समझाने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज तुम चाहे मेरे ही दर्जे में क्यों ना आ जाओ, और अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो निश्चय ही तुम मेरे दर्जे में भी आ जाओगे, और हो सका तो मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारे अम्मा और दादा को क्या कहोगे? उन्होंने तो कोई दर्जा पास नहीं किया। दादा भी महज 5वीं जमात से आगे न गए होंगे, लेकिन उन्हें हमें समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, आकाश में कितने तारे हैं, हेनरी ने कितने ब्याह किए, ये तमाम बातें भले चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन दुनिया की हजारों बातों का ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो क्या करेंगे ये? दादा को तार देने के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। इनकी जगह अगर पहले दादा हो तो खुद मर्ज को पहचाने, खुद इलाज करें, सफल ना हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। खैर बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है। हम ये तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलाएं। क्यों? दादा जो रुपए भेजते हैं 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें कुल मिलाकर 9 सदस्य थे। 9 सदस्य? हाँ, हमारे वो हेडमास्टर साहब, हाँ हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है कि नहीं, और वो भी यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 50,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। 50,000? लेकिन उनके घर का खर्च कौन चलाता है? घर का काम कौन संभालता है? कौन संभालता है? कौन संभालता है? कौन संभालता है? अम्मा। अम्मा। यहाँ आकर सारी डिग्री बेकार हो गई। पहले खुद घर का काम संभालते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माता जी ने घर का काम संभाला है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। लाभ फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, दुनिया का तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। मेरे देखते यूं बेराह न चलने पाओगे। अगर इस तरह नहीं मानोगे तो मैं इसको प्रयोग भी कर सकता हूं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, भाई साहब की इस नई युक्ति ने मुझे नतमस्तक कर दिया। पहली बार मुझे अपनी लघुता का एहसास हुआ और मेरे मन में भाई साहब के लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। मैंने सजल आंखों से कहा, नहीं भाई साहब, आप जो कुछ कह रहे थे वो सब सच था और आपको इसका अधिकार है। मैं तुझे कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी जी लग जाता है, पर अगर मैं खुद बेराह चलूं तो तुझे कैसे संभालूं? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से
उसी वक्त एक कनकौवा हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा था। पीछे पीछे भालकों की पूरी सेना भी दौड़ रही थी। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर उस कनकौवे की डोर अपने हाथों में पकड़ ली और बेतहाशा